नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 22 अप्रैल 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया, सीबीआई ने जेएंडके के गवर्नर सत्यपाल मलिक से क्लैरिफिकेशंस मांगे हैं। भी रिसेंटली सत्यपाल मलिक साहब ने करण थापर को इंटरव्यू दिया, ऑल ओवर इंडिया इसकी बातचीत हुई है, काफी पॉलिटिकल आप कह लो बायस भी दिखा है। तो इंश्योरेंस केस जो था जिसमें सत्यपाल मलिक साहब ने कुछ गड़बड़ का अंदेशा दिया था और उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी भी शुरू हुई थी, तो उस बात को लेकर सीबीआई ने अभी सत्यपाल मलिक जी से कुछ पूछताछ की, इसके बारे में देखेंगे। फिर ओवरऑल ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में और कुछ इस प्रकार से मेल्ट हो रहे हैं कि हम कुछ को तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे, इसके बारे में बात करेंगे। फिर न्यू आईटी रूल्स प्रोवाइड एन एविडेंस बेस्ड फैक्ट चेकिंग सिस्टम। आईटी रूल्स 2023 में जो अमेंडमेंट आए ना, उसके अगेंस्ट कुणाल कामरा जो कि पॉलिटिशियन है, कॉमेडियन है, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो केंद्र की सरकार अपने स्टेप को डिफेंड करेगी, इस बेसिस पे डिफेंड कर रही है, इसको देखेंगे। सूडान में जो फाइटिंग चल रही है उसकी वजह से कितनी मौतें हुई है, कितने लोगों को परेशानी हुई है, उसके बारे में WHO ने यहाँ पे वो जानकारी दी है। फिर ओलाइव रिडले बीच, ओलाइव जो टर्टल्स हैं वो उड़ीसा के गहीरमठ बीच और उसके आसपास के इलाके में मास नेस्टिंग करते हैं, इसको आप बोलते हो अरीबाड़ा। तो मिलियंस ऑफ जो बेबी ओलाइव रिडले टर्टल्स हैं वो पैदा हुए हैं और अब समुद्र में अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पूंछ में जो टेरर अटैक हुआ वहां पे एनआईए की टीम पहुंच गई, अपनी तफ्तीश जारी कर रही, इसके बारे में देखेंगे। फिर कुछ एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल कोलेजियम का जो रिकमेंडेशन था मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट को लेके, ये 8 महीने तक पेंडिंग रखा सरकार ने और बाद में एक दूसरे जज को यहां पे चीफ जस्टिस बना दिया है कोलेजियम ने। तो जो कुछ भी हुआ इन 8-9 महीनों में, उसमें ओवरऑल एग्जीक्यूटिव एज अ विनर नजर आ रहा है और कोलेजियम की ताकत कम नजर आ रही है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। बोटेनिकल गार्डन्स एंड लाइफ ऑन अर्थ, किस प्रकार से बोटेनिकल गार्डन्स को सेटअप करने में और अपने घर के आसपास गार्डन्स को सेटअप करने में फायदा है, इसके बारे में बात करेंगे। 2 आर्टिकल्स और हैं। टेरर ऑन द रोड, इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स कश्मीर स्ट्रेटजी एंड एटीट्यूड टू पाकिस्तान, ये यहां पे लिख रहे हैं ऑथर। और ओवरऑल इंडिया की जो आपके लोग कश्मीर को लेकर स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान के साथ उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान के साथ बात इनिशिएट करना चाहिए कश्मीर के अंदर टेरर अटैक्स को रोकने के लिए। एक और आर्टिकल है सुहासिनी हैदर जी का, द LOC एग्रीमेंट ऑफ 2007 डिजर्व्स अ रीलुक। यहां पे भी कुछ हद तक कश्मीर के साथ जो एंगेजमेंट है उसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा तबका है इंटेलेक्चुअलिस्ट आइडियोलॉजिस्ट का जो कि ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करके हम कश्मीर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये सबसे घटिया थॉट प्रोसेस लगता है मुझे, मैं बताता हूं क्यों। जो लोग भी ये बोलते हैं कि आप कश्मीर की इंसर्जेंसी को सॉल्व कर सकते हो पाकिस्तान के साथ बात करके, वो इस बेसिक फैक्ट को भूल गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रुप्स अलग काम करते हैं, उनकी सरकार अलग काम करती है, उनकी आर्मी अलग काम करती है और इनकी सरकार और इनकी आर्मी में आर्मी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। आर्मी का इन टेरर ग्रुप्स के साथ एक प्रॉपर एसोसिएशन है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। और जब भी ओवरऑल आर्मी या सरकार इन टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट होती है तो उल्टा सरकार और आर्मी पे भारी पड़ जाता है। आप देख सकते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस समय पे क्या धमाल मचा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो आप पाकिस्तान की सरकार से कितनी भी बात कर लो, ओवरऑल उनके टेरर ग्रुप्स का जो ऑपरेशन है वो एक डिफरेंट डोमेन है, उसका सरकार के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ पे बुद्धिजीवी ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करके हम जम्मू एंड कश्मीर में टेरर कम कर सकते हैं, तो एक बहुत लंबा डेकेड का टाइम रहा है जब ये करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कोशिशें फेल हो गई हैं। वो आज की डेट में अलग बात है कि हमारी सरकार का जो स्टांस है वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है और उस एग्रेसिव स्टांस के चलते भी थोड़े बहुत टेरर अटैक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, इस बात को लेकर बहस बहुत गर्म है। लेट्स सी आगे क्या होता है। देखिए दोस्तों, मेरी ऐप लॉन्च हो चुकी है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन तो मिल ही जाएगा, कभी कभी कमेंट में डालना भूल जाता हूं मैं। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, सीधे एंड्रॉइड में प्ले स्टोर में सर्च मारेंगे आपको ऐप मिल जाएगी। और ओवरऑल जब आपको आईफोन में डाउनलोड करना है तो आपको माई इंस्टीट्यूट नाम की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसमें ऑर्गेनाइजेशनल कोड डालना पड़ेगा PJDDN। फिर अपने नंबर के साथ एंटर मार लीजिए और आप मेरी ऐप पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आप ओवरऑल जाके अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। मैंने एक क्रैश कोर्स निकाल रखा है। देखिए, मैंने बहुत सारे फालतू केसेस नहीं निकाल रखे। बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि बहुत क्वांटिटी में कोर्सेज निकलते हैं। मैंने सिर्फ एक क्रैश कोर्स निकाला और उसमें अपनी पूरी दम लगाई। उसी क्रैश कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड मिल जाएगी। अगर आप रिवीजन वीडियोस मेरी क्रैश कोर्स की नहीं देखना चाहते तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज अवेल कर लो या फिर कंबाइंड क्रैश कोर्स ले लो। कंबाइंड क्रैश कोर्स ले लेंगे तो उसमें टेस्ट सीरीज आपको इंक्लूसिव मिलेगी और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, वेस्टफुल। मतलब हैविंग और शोइंग अ फीलिंग ऑफ वेग और रिग्रेटफुल लॉन्गिंग, या फिर हैविंग और शोइंग सैड थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट समथिंग दैट यू वांट टू हैव टू डू
एंड स्पेशली अबाउट समथिंग दैट मेड यू हैप्पी इन द पास्ट, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो कि आपने पहले कभी करी हो या फिर आपकी चाहत रही हो, वो आपको मिली ना हो, लेकिन अभी भी आपके अंदर लगता हो कि यार काश ये मिल जाता तो मजा आ जाता। ऐसा होता है ना आज की डेट में, ये काश में छोटे पे क्रिकेट खेल लेता तो सचिन तेंदुलकर बन जाता। तो कुछ इस हिसाब का, मतलब उस बात को सोच के दुखी होना, इसको आप विस्टफुल बोलते हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सब इस वीडियो को शेयर करें। चलिए, जीएस पेपर 2 सिक्योरिटी फोर्सेज एंड देयर मैंडेट, सीबीआई सीक्स क्लैरिफिकेशन फ्रॉम फॉर्मर जेएंडके गवर्नर सत्यपाल मलिक इन इंश्योरेंस केस। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने फॉर्मर जेएंडके के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब से एक जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के फ्रॉड और करप्शन की जो खबर इन्होंने उस समय पे दी थी, उसके रिस्पेक्ट में पूछताछ की है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही करण थापर के साथ एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक साहब ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार के ऊपर बहुत सारे इल्जाम उठाए। वहां पे एनआईए डोवल साहब का भी नाम आया, और इससे हम लोग थोड़ा एक साल पहले चले जाते हैं, अप्रैल 2022 में। उस समय पे सीबीआई ने 2 केसेस रजिस्टर किए थे ओवरऑल सत्यपाल मलिक साहब के कहने पे। सत्यपाल मलिक साहब ने यह बताया था कि इंश्योरेंस स्कीम में जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसमें कुछ एलिज्ड माल प्रैक्टिसेस हैं। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट सिविल वर्क से रिलेटेड था 2200 करोड़ का, उसमें भी कुछ गड़बड़ है। तो इस बात को लेकर सीबीआई ने उस समय पे अपनी इंक्वायरी इनिशिएट की थी। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम, इसमें 2017-18 में जो 60 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया, और जिस हिसाब से इस इंश्योरेंस स्कीम में कॉन्ट्रैक्ट बांटे गए, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया वो फेयर नहीं था। उसमें जो रेट्स फिक्स किए गए थे वो फेयर नहीं थे, ये यहाँ पे इल्जाम लगाया गया था। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे इंक्वायरी शुरू हो गई थी सीबीआई की। अब इसी पर्टिकुलर इंक्वायरी के रिस्पेक्ट में सत्यपाल मलिक से कुछ पूछताछ की है यहाँ पे सीबीआई ने। अब देखिए, यहां पे अगर सीबीआई ज्यादा पूछताछ करेगी सत्यपाल मलिक जी से, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को ही क्रिटिसाइज किया जाएगा, क्योंकि अभी सत्यपाल मलिक ने केंद्र की सरकार बीजेपी और मोदी जी के ऊपर कुछ दिन पहले ही क्वेश्चंस उठाए। अगर बात करें तो जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के रिस्पेक्ट में टेंडर था, वो जून 2018 में निकाला गया था। 6 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जा रहा था, और उसके लिए एक एम्प्लॉय से प्रीमियम लिया जा रहा था 8,777 रुपए का, और एक पेंशनर से प्रीमियम लिया जा रहा था 22,291 रुपए का। तो ये कुछ ओवरऑल आप कह लें तो एक न्यूज़ है। इस न्यूज़ में लगातार जो भी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जो भी मतलब डेवलपमेंट्स है, वो आते रहेंगे, तो मैं अलग पे आप तक कवर करूंगा। अभी के लिए तो बस यही है कि सीबीआई पूछताछ कर रही है इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लेके सत्यपाल मलिक साहब से। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 सिक्योरिटी फोर्सेज एंड देयर मैंडेट, एनआईए टीम रीचेस पूंछ कॉम्बिंग ऑन फॉर अटैकर्स। तो भाई, राजौरी पूंछ सेक्टर में खतरनाक सर्चेस चल रही हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंच चुकी है उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जहां पे ये टेरर अटैक हुआ है। हमारे 5 जवान यहां पे शहीद हो गए हैं, 1 जवान यहां पे क्रिटिकली इंजोर हुआ है। 20 अप्रैल को ये अटैक हुआ है। इस पर्टिकुलर साइट को सील ऑफ कर दिया गया है, और इसके आसपास के जंगल में खतरनाक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। ड्रोन से ढूंढा जा रहा है, स्निफर डॉग्स यहां पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर व्हीकल के ऊपर मिलिटेंट्स ने एक ग्रेनेड एक्सप्लोजन किया है। जो व्हीकल का फ्यूल टैंक था उसके ऊपर ग्रेनेड फेंका, और यहां पे ओवरऑल गोलियां भी चली हैं, और जो गोली है उसकी जो शेल्स हैं, उस शेल्स के ऊपर चाइना के मार्क्स मिले हैं, और ये गोलियां इतनी स्ट्रांग थी कि ये स्टील प्लेट्स तक को पियर्स कर सकती थी। मतलब इन आतंकवादियों को यह पता था कि जिस व्हीकल से ये आर्म्ड पर्सन्स जा रहे हैं, वो व्हीकल्स ऑब्वियस सी बात है बुलेट प्रूफ या फिर एडिशनल सिक्योरिटी के होंगे, तो ये बुलेट्स भी उतनी ही खतरनाक लेके आए थे जो कि व्हीकल को पियर्स कर सके। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेटर्स का यह भी बोलना है कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का यहां पे इस्तेमाल किया गया ताकि दूर से भी ओवरऑल इन अटैकर्स के पास एक एडवांटेज रहे। और खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि जब ये अटैक हुआ उसके बहुत समय बाद तक भी सिक्योरिटी बैकअप नहीं पहुंच पाया इस पर्टिकुलर आप कह लो मतलब व्हीकल तक। तो इस बात को लेके भी यहाँ पे थोड़ी सी चिंता व्यक्त की जा रही है कि इतना समय हो गया, जब अटैक हो रहा था तो बैकअप क्यों नहीं पहुंचा। क्योंकि जब अटैक हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेडियो कॉम से इन जवानों ने बैकअप मांगा होगा, मदद मांगी होगी, लेकिन मदद सही समय पे पहुंच नहीं पाई होगी। ये अटैकर्स जंगल में छुपे हुए थे और जैसे इनको सिक्योरिटी व्हीकल दिखा उसके ऊपर गोलियां ताबड़तोड़ चलानी इन्होंने शुरू कर दी। आर्मी ने ड्रोन्स डिप्लॉय किए, स्निफर डॉग्स डिप्लॉय किए ढूंढने के लिए कि भाई कहां गए, कौन थे टेररिस्ट। अभी तक किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस अटैक को क्लेम नहीं किया। पीर पांजल वैली की बात की जाए तो इस वैली में राजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास है। 1 जनवरी को 4 सिविलियंस की मौत हुई थी जब कुछ मिलिटेंट्स ने राजौरी के डांगरी विलेज में अटैक कर दिया था। 2021 में हमारे 9 सोल्जर्स की मृत्यु हो गई थी बाटा, धुरियान और चमरेल फॉरेस्ट में जब एक मेजर एम्बुश हुआ था मिलिटेंट्स के द्वारा। और अब ये, और खासकर दोस्तों इसकी टाइमिंग बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो मई में यहां पे G20 का एक इवेंट होने वाला है
और अभी कुछ दिन पहले 13 अप्रैल को नई दिल्ली में एक मेजर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसको यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने चेयर किया था कि हाँ भाई, जो G20 के डेलीगेट्स पहुंचेंगे कश्मीर में, क्या वो सेफ है। तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म में इस पर्टिकुलर अटैक को इस प्रकार से पोर्ट्रे किया जा रहा हो कि G20 की टीम जाए ना कश्मीर में सिक्योरिटी रिव्यू को देखते हुए। लेकिन भारत सरकार ऑब्वियसली बात ऐसा होने नहीं देगी। लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। दुख होता है दोस्तों, हमारे 5 जवान यहाँ पे शहीद हो गए हैं। हम सब ये सोच सकते हैं कि उनके घर में क्या हालात होंगे, कितना दुख का और कितना मातम का माहौल होगा ओवरऑल इस पॉलिटिक्स के चलते, इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चलते। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आप किसी बेसिस पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये बोल देना कि कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया इसलिए बम फोड़े जाने लगेंगे कश्मीर वैली में, ये किसी भी हिसाब से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए, जब स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का बना हुआ था तब भी टेरर अटैक हो रहे थे, अभी हट गया है तब भी टेरर अटैक हो रहे हैं। तो टेरर अटैक तो यहां पे लगातार हो ही रहे हैं ना। तो सरकार का ये जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई लॉन्गर टर्म में डेवलपमेंट लेके आई जाए, ओवरऑल इस पर्टिकुलर इलाके को मॉडर्नाइज किया जाए, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाए। लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे लोग सरकार का ये जो स्पेशल स्टेटस हटाने वाला स्टेप है ना, इसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं टेरर अटैक्स के लिए। टेरर अटैक्स तो पहले भी हो रहे थे ना भाई, अभी तो ऐसा नहीं कि नए शुरू हो गए हैं। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में रखिए। मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर न्यूज को लेके बहुत सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा, आप लिखिए नीचे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बात करें, ये सेंट्रल की काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इसका काम क्या है? वो ऑफेंसेस जो इंडिया की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करें, उनको इन्वेस्टिगेट करना। तो जब बात आती है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स की, एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सिक्योरिटी की, आर्म्स, ड्रग्स और फेक इंडियन करेंसी की स्मगलिंग की, या फिर ओवरऑल स्टैट्यूटरी लॉज जो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस और रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए लाए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की तब एनआईए प्ले में आता है। एनआईए को बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 के अंदर। टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस द स्टेट्स, मतलब राज्यों के अंदर अगर कोई टेरर रिलेटेड क्राइम है तो सीधे सीधे यहां पे एनआईए जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, राज्य की सरकार की कोई परमिशन की जरूरत नहीं। और मैं आपको बता दूं, रॉ की कमियों को हटा के एनआईए बनाया गया। जी हां, इस समय पे एनआईए रॉ, रिसर्च एंड इंटेलिजेंस विंग से, रिसर्च एनालिसिस विंग, उससे ज्यादा स्ट्रांग है। रॉ के अंदर कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, उन खामियों को हटा के ही एनआईए बनाया गया। इस समय से रॉ से ज्यादा प्रीमियर एजेंसी एनआईए है। ओके, ये सत्यपाल मलिक वाली वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। न्यू आईटी रूल्स प्रोवाइड एन एविडेंस बेस्ड फैक्ट चेकिंग सिस्टम फॉर फेक न्यूज सेंटर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बोला है कि जो पॉलिटिकल सटायरिस्ट हैं, ओवरऑल कॉमेडी से सरकार की बुराई करते हैं, मिस्टर कुणाल कामरा, इन्होंने ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। जी हां, मिस्टर कुणाल कामरा ने 10 अप्रैल को इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में 2023 के जो अमेंडमेंट आए हैं आईटी रूल्स 2021 के, जिनका नाम है आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023, उनको आर्बिट्रेरी बोला है, वॉलेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड वेग बोला है। तो जी हां, 10 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के थ्रू आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 के अगेंस्ट कुणाल कामरा ने अपील डाल रखी है और बोला है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, स्पीच को वॉलेट करते हैं, वेग हैं हमारे फंडामेंटल स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ऐसा कुणाल कामरा का यहां पे बोलना है। अब जब ये अपील यहां पे डाली गई बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस गौतम पटेल और नीला गोखला ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बोला कि आप अपना एफिडेविट, अपना सबमिशन फाइल करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहां पे अपील डाली गई सरकार के अगेंस्ट, तो सरकार यहां पे अपना सबमिशन देगी। तो बेसिकली सरकार ने अपना सबमिशन दिया। सरकार ने बोला है कि जो भी कुणाल कामरा यहां पे बोल रहे हैं, इट इज वेरी मच प्रीमेच्योर। जो आईटी अमेंडमेंट रूल्स हैं 2023, ये पब्लिक इंटरेस्ट में इशू किए गए हैं और ये एक एविडेंस बेस्ड फैक्ट चेकिंग सिस्टम को बनाने की बात करते हैं, जो कि फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के साथ टैकल करेगा। इस फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दंगे फैलाए जाते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, दूसरे हीनियस क्राइम्स होते हैं। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 लाए गए। फिर केंद्र की सरकार का एफिडेविट यह भी बोलता है कि केंद्र की सरकार फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को हटाएगी, क्योंकि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है वो सच से 6 गुना ज्यादा स्पीड पे फैलती है।
सरकार बोल रही है कि आज की डेट में स्मार्टफोन्स, चीप इंटरनेट डाटा और सोशल मीडिया अकाउंट्स के होने के चलते एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोशल मीडिया यूजर के पास केवल वो इंफॉर्मेशन नहीं जाती है जो उसके पर्सनल लेवल पे इंपॉर्टेंट हो, वो इंफॉर्मेशन भी जाती है कि सरकारें कैसे काम कर रही हैं, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स कैसे चल रहा है। तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कि सरकार को गलत लाइट में पोर्ट्रे करते हैं, फेक न्यूज के थ्रू ओवरऑल सरकारी स्टेप्स को गलत लाइट में दिखाते हैं, उनको रोकना यहां पे जरूरी है, क्योंकि वो फेक न्यूज फैला के सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए नियम कानून तो बनाए ही जाएंगे ना। हम ओवरऑल इन नियम कानूनों के बेसिस पे किसी डेमोक्रेटिक राइट को वायलेट नहीं करेंगे, ऐसा सरकार बोल रही है। लेकिन जो ओवरऑल इस आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 को वायलेट कर रहे हैं वो एक अलग व्यू पॉइंट रखते हैं। उनका ये बोलना, और कुछ हद तक उनका व्यू पॉइंट भी सही है, उनका ये बोलना है कि आपने एक फैक्ट फाइंडिंग यूनिट बना दी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर। ये फैक्ट फाइंडिंग यूनिट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि केंद्र की सरकार के अंदर काम करने वाली बॉडी है उसके अंदर बनी हुई है। तो केंद्र की सरकार बेसिकली ओवरऑल एक डिसीजन मेकर है अपने ही द्वारा बनाए गए नियम को लेके। तो मान लो कल की डेट में कोई नियम कानून, कोई पॉलिसी, कोई स्टैट्यूटरी एक्ट केंद्र की सरकार बनाती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है और ओवरऑल उससे रिलेटेड कोई कवरेज होता है न्यूज़पेपर में। अगर वो कवरेज थोड़ा भी नेगेटिव है तो केंद्र की सरकार की पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट बोल देगी कि हाँ भाई ये फेक न्यूज, उसको हटा दो। तो ओवरऑल यहां पे जो पावर दी जा रही है केंद्र की सरकार को इतनी ज्यादा बड़ी है कि ब्लेटेंट वायलेशन किया जा सकता है आपके जर्नलिस्टिक राइट्स का, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स का। तो ये ओवरऑल यहां पे बहस है। बेसिकली यहां पे जो आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 को अपोज करने वाले लोग हैं उनका यह कहना है कि भाई सरकार की पावर के ऊपर कोई चेक नहीं है यहां पे। और ये बात देखिए सही है। तो सरकार के ऊपर, पावर के ऊपर भी तो कोई चेक लेके आइए, कोई रेगुलेशन लेके आइए। सरकार बोल रही है कि आप हमारे डिसीजन को, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के डिसीजन को कोर्ट में आप मतलब कंटेस्ट कर सकते हो। हम तो बस जो सेफ हार्बर प्रोविजन है आईटी एक्ट 2000 के अंदर सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का, वो हम हटा देंगे। मतलब जो ओवरऑल आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 को अपोज कर रहे हैं उनका यह बोलना है कि सरकार पहले सोशल मीडिया को बोलेगी पोस्ट हटाओ। जब सोशल मीडिया वाले पोस्ट नहीं हटाएंगे तो इन सोशल मीडिया को जो सेफ हार्बर प्रोविजंस का बेनिफिट मिलता है ना आईटी एक्ट 2000 के अंदर, वो बेनिफिट हटा लिया जाएगा। तो मतलब देन दी सोशल मीडिया हैंडल्स विल बी लीगली प्रोसिक्यूटेबल। तो सोशल मीडिया हैंडल हट जाएगा और सरकार की बात को मान लेगा। तो बेसिकली यहां पर सरकार एक तरीके से इन सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर प्रेशर डाल रही है, ऐसा बोलना है लोगों का। अब आपका क्या बोलना है, आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो सरकारी स्टैंड मैंने आपको समझा दिया, और जो आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 को अपोज कर रहे हैं वो किस बेसिस पे अपोज कर रहे हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। जैसे मैंने कोई नई चीज नहीं समझाई, पिछले 2-3 दिन से लगातार इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। आप मेरी वीडियोस को अगर रेगुलर देख रहे हो तो। नेक्स्ट जिस पेपर थी मेरीन बायोडाइवर्सिटी। बिलियंस ऑफ ओलाइव रिडले मेक इट टू सी आफ्टर ओडिशा बीच होस्ट रिकॉर्ड टर्टल नेस्टिंग। देखिए अगर आप देखो तो इस साल ऋषिकुलिया बीच पे 6.37 लाख ओलाइव रिडले टर्टल्स आए हैं। फरवरी 23 से लेकर 3 मार्च के बीच में ये अब तक का हाईएस्ट एवर कॉन्ग्रेगेशन है। 50 दिन बाद मिलियंस ऑफ बेबी टर्टल्स इन अंडों से बाहर निकले हैं और इन्होंने समुद्र के तरफ अपनी जर्नी को शुरू किया है। तो इस साल की जो मास नेस्टिंग और हैचिंग रही है बहुत स्मूथ रही है, क्योंकि पहली बात तो सरकार के रेगुलेशन के अंदर कोई इलीगल स्मगलिंग या ओवरऑल खाने पीने के लिए ओलाइव रिडले टर्टल्स को उठा लेना, ये चीज नहीं हुई है। दूसरा अगर आप देखो तो कोई बैड वेदर, एडवर्स वेदर कंडीशन देखने को नहीं मिली है। कभी कभी एडवर्स वेदर कंडीशन, साइक्लोन्स वगैरह के चलते ओवरऑल ये जो नेस्टिंग इलाका होता है डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुल मिला के इस बार ये जो हैचरिंग एक्टिविटी है, एग्स लेइंग है, इंक्यूबेशन पीरियड है, वो अनडिस्टर्ब्ड रहा है, जिसके चलते मिलियंस ऑफ ओलाइव रिडले बेबी टर्टल्स यहां पे पैदा हुए हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा फिनोमेना हो कहां रहा है, तो जो उड़ीसा की गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो ऋषिकुलिया बीच है वहां पे आपको होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो देखा जाए तो जो मास नेस्टिंग साइट यहां पे आपको गहीर मठ इधर नजर आ रही है। बेसिकली जो महानदी रिवर, पारादीप, देवी रवि, ऋषिकुलिया रिवर, इनके किनारे पे ओवरऑल ये एक्टिविटीज हमको देखने को मिलती है। ओलाइव रिडले टर्टल्स की बात की जाए तो दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स अराउंड द वर्ल्ड। कार्निवोरस है, मतलब वेजिटेरियन नहीं है, ओवरऑल नॉन वेजिटेरियन है। ऑब्वियसली बात है समुद्र के अंदर क्या ही मिलेगा, ये खाते भी दूसरे जानवरों को है, कभी कभी दूसरे जानवरों का खाना भी बन जाते हैं, वेल वगैरह का। ओवरऑल इन ओलाइव रिडले टर्टल्स की बात की जाए तो अपनी यूनिक मास टेस्टिंग अरीबाड़ा के लिए जाने जाते हैं। हजारों तादाद में फीमेल्स एक साथ आती हैं एक बीच पे एग्स ले करने के लिए। ज्यादातर वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशंस में पाए जाते हैं। उड़ीसा की जो गहीर मठ मेरीन सेंचुरी है ये दुनिया की सबसे बड़ी रूकरी है।
रूकरी मतलब कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। आईयूसीएन रेड लिस्ट की वल्नरेबल में आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। आईयूसीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, साइट मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडिया के कोस्टल वाटर्स और आइलैंड में 5 प्रकार के ओलाइव रिडले टर्टल्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। लेपिडोचैलिस ओलावेशिया, फिर ग्रीन चेलोनिया माइडास, फिर हॉक्सबिल, एरेट्रोमाचालिस इम्ब्रिकाटा, देन लॉगरहेड, कैरेटा कैरेटा और फिर लेदरबैक डर्मोचेलिस कॉरियोकिया। ओके भाई, तो ये चीजें ओवरऑल यहां पे हैं। जनरली देखा जाए तो एक ओलाइव रिडले टर्टल 100 से 150 एग्स कैविटी में जाता है। देखिए इनके जो फ्लिपर्स होते हैं ना, जिनके हैंड होते हैं, इससे पहले तो ये सैंड में गड्ढा खोदते हैं घंटों तक, फिर उसके अंदर अपने अंडे दे देते हैं, फिर उन अंडों को सैंड से ढक के ये फिर वापस समुद्र में चले जाते हैं। तो ये जो फीमेल्स आती हैं ये ओवरऑल बीच पे आएंगी, सैंड से गड्ढा बनाएंगी, अपने एग देंगी 100 से 150, फिर गड्ढे को सैंड से ढक देंगी और ये वापस समुद्र में चली जाएंगी। इनके बच्चे आराम से अपने आप हैच होंगे 40 से 60 दिन बाद और फिर वो बच्चे खुद उठ के समुद्र में निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये माँ बाप और बच्चे परमानेंटली एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये इंडिविजुअल अपना घूमते रहते हैं। यहाँ पे लेडीज आती हैं, बच्चा देख के फिर वापस निकल जाती है समुद्र के अंदर, बच्चा खुद पैदा होता है, खुद समुद्र में जाता है और खुद अपनी जिंदगी बनाता है। ठीक है, तो ये चीज है ओवरऑल यहाँ पे। ठीक है भाई, फिर अगली ही न्यूज भाई, 400 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 3,500 से ज्यादा लोग हर्ट हैं सूडान की फाइटिंग में। WHO ने यहां पे बोला है 413 पीपल की मौत हुई और 3,551 लोग इंजर्ड हैं। WHO स्पोक्स पर्सन मार्गरेट हैरिस का यहां पे बोलना है। UN चिल्ड्रन एजेंसी यूनिसेफ का बोलना है कि जो मृत लोग हैं उसमें से 9 बच्चे हैं और 50 से ज्यादा बच्चे यहां पे घायल हो चुके हैं। सूडान की हेल्थ मिनिस्ट्री की फिगर्स अगर आप देखो तो जो 20 हेल्थ फैसिलिटीज हैं खार्तूम के अंदर, इन्होंने काम करना बंद कर दिया और 12 और काम करना बंद कर सकती हैं। ऑलरेडी अगर आप में देखो तो खुद खार्तूम के अंदर, सूडान के अंदर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उनका हिला हुआ है, ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह अच्छे अवेलेबल है नहीं, उसके बाद इस फाइटिंग के बावजूद और बुरे हो रहे हैं। तो जो लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत है वो बढ़ रही है, फाइटिंग यहाँ पे इंटेंस हो रही है। दोनों पार्टीज जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे कोई निकल के आ नहीं रहा है। सूडान के अंदर ऑलरेडी वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स है चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का, स्टंटिंग वेस्टिंग वहां के बच्चों में बहुत पाई जाती है। क्रिटिकल लाइफ सेइंग डग्स वहां पे वैसे ही कम है। 50,000 सीवियरली एक्यूट माल न्यूरिश चिल्ड्रन है सूडान के अंदर, उसके ऊपर से लड़ाई हो रही है। जो वैक्सीन्स वगैरह है, इंसुलिन है सूडान के अंदर, तो $40 मिलियन की जो वैक्सीन्स हैं वो कोल्ड स्टोरेज में बंद है। पर इस लड़ाई के चलते पावर कट्स देखने को मिले हैं, पावर सप्लाई में शॉर्टेजेस देखने को मिली है, फ्यूल शॉर्टेजेस देखने को मिली है। उसके चलते जो कोल्ड स्टोरेज है वो काम करना बंद कर चुके हैं और अगर कोल्ड स्टोरेज लंबे समय तक काम करना बंद कर देंगे तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो वैक्सीन बंद है वो बर्बाद हो जाएंगी, सेव्ड हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। तो अपने आप में बड़ी क्राइसिस सूडान से निकल के आ रही है। और ये क्राइसिस क्यों निकल के आ रही है, तो वैसे तो मैंने शॉर्ट में इस टॉपिक को आपको समझाया है, मैंने एडिटोरियल में भी समझाया, वो फिर से बता देता हूं। हुआ ये कि 2019 में उमर अल बशीर जो कि सूडान का डिक्टेटर था उसको उखाड़ फेंका गया। उसको उखाड़ फेंकने में जो सूडान की आर्मी थी जिसके लीडर हैं जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान, उनका एक मेजर रोल था। और इनके साथ एक और आदमी खड़ा था RSF पर, ये आप कह लो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जैसे रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे कुछ नाम है इसका। तो RSF पैरामिलिट्री फोर्स है सूडान की और इसके लीडर हैं जनरल मोहम्मद हमदान दागलो, इसको हेमदती भी बोलते हैं। तो इस RSF के लीडर ने और आर्मी के लीडर ने मिलकर ओवरऑल डिक्टेटर को उखाड़ फेंका 2019 में। उसके बाद ट्रांजिशनल सोवरेनिटी काउंसिल बनाई गई, फिर उसको भी उखाड़ फेंका गया। अभी के लिए सूडान के जनरल्स के ऊपर प्रेशर था कि आप ताकत को डेमोक्रेसी को हैंडओवर करो, मतलब सिविलियन सरकार को हैंडओवर करो, ताकत को प्रॉपर डेमोक्रेसी लेके आओ। ये लोग तैयार भी थे, लेकिन इस पूरे ट्रांजिशनल प्रोसेस में बात ये हो रही थी कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनको आर्मी के अंदर एसिमिलेट कर लेना चाहिए। हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हेड हैं हमदान दागलो, इनको पता है कि अगर ये आर्मी के अंदर पूरी तरीके से एसिमिलेट हो जाते हैं तो इनकी ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए हमदान दागलो ने बोला कि पैरामिलिट्री आर्मी के अंदर एसिमिलेट होगी 10 साल में। आर्मी बोल रही थी कि नहीं 2 साल में हो जाए। तो जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान ताकत को अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, हमदान दागलो की ताकत कम करना चाह रहे थे। हमदान दागलो ने बोला भाड़ में जाओ, लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में बहुत सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को कंपीटिंग राइवल ग्रुप्स ने कब्जा लिया, जैसे प्रेसिडेंशियल पैलेस खार्तूम एयरपोर्ट को हमदान दागलो ने कब्जा लिया और ओवरऑल लोगों की चिंता की ना पागल टाइप एक दूसरे के साथ लड़ाई ही जा रहे हैं। तो जो मिलिट्री रूल को सिविलियन रूल में बदलना था, डेमोक्रेसी में बदलना था, इसने ओवरऑल पूरे प्रोसेस के फार्स को दुनिया के सामने ला के रख दिया है। जो डेमोक्रेसी आने वाली थी, जो सिविलियन सरकार आने वाली थी, उसमें भी आर्मी के लीडर की बहुत चलने वाली थी
और पैरामिलिट्री की लीडर दागलो की ताकत कम हो सकती थी, हमदान दागलो की, तो उसने यहां पे बवाल मचा के रख दिया। तो कुल मिला के ये मिलिट्री जनरल्स अपनी पावर की चाह में, अपनी पावर की भूख में ये तक नहीं देख पा रहे कि इनके ही देश के लोग मर रहे हैं इनकी लड़ाई के चलते, और इनको कोई खास चिंता नहीं है लोगों की, लोग मरने मरते रहो, अपनी ताकत हाथ से नहीं जानी चाहिए। हालांकि दूसरे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई, लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई। ओवरऑल लड़ाई की शुरू होने की वजह क्या थी? तो जो मिलिट्री बेस था साउथ ऑफ द कैपिटल खार्तूम, वहां पे अटैक कंडक्ट करा दिया गया। मिलिट्री बोल रही है कि आरएसएफ उनके ऊपर अटैक कर रही है, आरएसएफ बोल रही है कि मिलिट्री उनके ऊपर अटैक कर रही है, और हालत यहां पे बिगड़ चुकी है। ठीक है भाई, ओवरऑल अगर सूडान के नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए तो सूडान एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, याद रखिएगा। यहां पे वाटर बॉडी के साथ बॉडी लगा रहा है। नॉर्थ में इसके इजिप्ट आता है, नॉर्थ वेस्ट में इसके आता है लिबिया, वेस्ट में आता है इसके चाड, ठीक है ना। साउथ वेस्ट में आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ में आता है साउथ सूडान, इथोपिया, और फिर ईस्ट में आता है एरिट्रिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज। यूएन रिपोर्ट्स ऑफ द चार्ट्स मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। भैया दुनिया भर के ग्लेशियर्स बहुत तेज स्पीड पे पिघल रहे हैं, ऐसा यहां पे यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट बोलती है। यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पे बोला है कि पिछले 8 साल बहुत ज्यादा गर्म रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड ने नए पीक्स को हिट किया और उसके चलते बर्फ भी बहुत तेजी से पिघली है। WMO ने बोला है कि अंटार्कटिका सी की जो आइस है वो लोएस्ट हो गई है एक्सटेंट ऑन रिकॉर्ड, मतलब जितना रिकॉर्ड की गई है अंटार्कटिका सी की आइस अभी तक का लोएस्ट लेवल पिछले साल देखने को मिला है। कुछ यूरोपियन ग्लेशियर्स भी बहुत तेजी से पिघल रहे हैं जिनका हमारे पास क्वांटिफिकेशन का रिकॉर्ड नहीं था, बट वो पिघल के कहीं ना कहीं पानी के लेवल को बढ़ा रहे हैं। 2013 से लेकर 2022 के बीच में हर साल ओशन का लेवल 4.62 मिलीमीटर्स बढ़ा है, जो कि 1993 से लेकर 2002 के ओशन इंक्रीज लेवल का दुगना है। मतलब 1993 से 2002 के डिकेड में प्रति साल जिस स्पीड पे ओशन का लेवल बढ़ रहा था, 2013 से लेकर 2022 में दुगने स्पीड पे बढ़ा है, जो कि एग्जैक्ट क्वांटिटी में 4.62 मिलीमीटर्स है। ओके, रिकॉर्ड टेम्परेचर्स ओशंस में मेजर किए हैं। 90% जो हीट ट्रैप्ड है अर्थ पे वो ग्रीन हाउस गैसेस की कहां पे पहुंचती है? ओशंस में, और ओशंस के टेम्परेचर बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, वहां पे दुनिया भर की कंट्रीज ने बातचीत की थी कि 1850 से लेकर 1920 के बीच में जो एवरेज है दुनिया के टेम्परेचर का, उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हम टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। लेकिन अकेले 2022 में 1850 से लेकर 1900 एवरेज का ऑलरेडी 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये तब है जब पिछले 8 सालों में ला नीना वेदर फिनोमिना के चलते जो वार्मिंग इफेक्ट है उसमें एक प्रकार का कूलिंग इफेक्ट लेके आ रहा है। ला नीना वेदर फिनोमिना पिछले 8 सालों में 4 साल एक्टिव रहा है और गर्मी के माहौल को थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है। उसके बावजूद यहां पे 1850 से 1900 एवरेज का टेम्परेचर के 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ चुके हैं। पेरिस एग्रीमेंट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर लेके आना चाहता है, जो कि असंभव सा होता नजर आ रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि इस स्पीड पे भी 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा टेम्परेचर 1850 से 1900 एवरेज के रिस्पेक्ट में बात की जाए। फिर ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन कितने हैं 2021 में? तो भैया ऐसा बताया जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो पहुंच चुका है 415.7 पार्ट्स पर मिलियन ग्लोबली, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल 1750 के लेवल का 149% है। मीथेन 1750 के लेवल का 262% पहुंच चुका है। नाइट्रस ऑक्साइड 124% पहुंच चुका है। और डाटा ये बताते हैं कि 2022 में भी ये बढ़ ही रहा है। 2021 का ये फिगर है, 2022 में भी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बात है 2023 में भी ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो वर्ल्ड के रेफरेंस ग्लेशियर्स हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस ये बताती हैं कि इन ग्लेशियर्स ने अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 के बीच में अपनी 1.3 मीटर्स की थिकनेस को लूज की है। मतलब 1.3 मीटर्स की थिकनेस की आइस पिघल के ओशन में जा चुकी है, तभी तो 4.62 मिलीमीटर प्रति साल ओशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1970 से लेकर अब तक 30 मीटर्स तक की आइस की थिकनेस यहां पे गायब हो चुकी है। ओके, यूरोप में अगर आप देखो तो आल्प्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सहारन डस्ट आ रही है, वो सहारन डस्ट इस आइस के ऊपर सेटल हो जाती है, वो सहारन डस्ट बहुत ज्यादा गर्मी खींचती है, उससे इन आइस का टेम्परेचर बढ़ता है, आइस पिघल जाती है। फिर विंटर के समय पे स्नोफॉल कम होती है तो आइस रिकवर भी नहीं कर पाती, और मई से अर्ली सितंबर के बीच में हीट वेव्स आ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बर्फ और पिघलने लगती है। ओके, स्विस आल्प्स में पिछले समर में 6.2% ग्लेशियर मास पिघल गया, और लॉन्ग टर्म में यही ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो फ्रेश वाटर सप्लाईज इफेक्ट हो जाएंगी ह्यूमंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और रिवर्स लेस नेविगेबल हो जाएंगी, क्योंकि नदियों में पानी ही नहीं बचेगा। ठीक है भाई,
तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पे बातें की हैं। आ जाते हैं LOC एग्रीमेंट ऑफ 2007 डिजर्व्स अ रीलुक, यहाँ पे क्या बात की गई है। तो भाई ओवरऑल सुहासिनी हैदर जी स्पेशल एनवॉय सतेंद्र लांबा की बात कर रही हैं। स्पेशल एनवॉय इनकी खैर मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बुक कंप्लीट की थी। उस बुक में सतेंद्र लांबा जी ने इंडिया पाकिस्तान के डायलॉग प्रोसेस के बारे में बात की। इन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ के बीच में LOC को लेके ऑलमोस्ट एक समझौता पास होते होते रह गया। ओके, लेकिन समझौता पास हो नहीं पाया, होते होते रह गया। उसके जस्ट बाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरकार और जुडिशरी के बीच में लड़ाई हो गई 2007 में, फिर मुंबई में 26/11 हमले हो गए 2008 में। उसके बाद से अगर आप देखो तो इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ते ही चले गए। मतलब LOC को लेके एक प्रॉपर एग्रीमेंट होने वाला था। अब इस एग्रीमेंट का क्या मतलब, देखिए LOC को ना इंडिया पूरी तरीके से मानता है ना पाकिस्तान पूरी तरीके से मानता है। हम बोलते हैं पूरा कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान बोलता है पूरा कश्मीर उनका है। तो हमें चाहिए गिलगित बल्तिस्तान और आपका मुजफ्फराबाद का इलाका जो पाकिस्तान कब्जा के बैठा है, पाकिस्तान को चाहिए पूरा का पूरा श्रीनगर का इलाका जो इंडिया के पास है। ओके, तो बेसिकली दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एग्रीमेंट कैसा, तो एग्रीमेंट ऐसा था इंडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम लोग थोड़ी बहुत शांति रखेंगे, यहाँ पे सीज फायर वायलेशन नहीं होंगे, ये जो अक्सर कर लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलियां वगैरह चलने लगती हैं वो नहीं चलेंगी, पीसफुल रिलेशंस बना के रखेंगे। तो पीसफुल रिलेशंस के लिए LOC को एक डी फैक्टो बॉर्डर को डिक्लेयर करके अपने क्लेम्स को ना छोड़ते हुए दोनों कंट्री इंटरिम मीडिएटेड सेटलमेंट टाइप का कर लेंगे, ये बात हुई यहाँ पे। और इस बारे में बात लंबे समय से हो रही है दोस्तों। लांबा ने सेटलमेंट पॉलिसी के बारे में पब्लिकली 2014 में बताया था कि एक समय था कि इंडिया के और पाकिस्तान के लीडर इस सेटलमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे, और यहां पे एक 14 पॉइंट सेट ऑफ गाइडलाइंस की भी बात की थी कि कैसे दोनों कंट्रीज के बीच में सेटलमेंट किया जा सकता है, कैसे फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड को मेंटेन किया जा सकता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म किया जा सकता है, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया जा सकता है, जो मिलिट्री प्रेजेंस है बोथ साइड्स ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल को इनको डीमिलिटराइज किया जा सकता है। ये सब चीजों की यहां पे बात हो रही थी। लेकिन आगे अगर आप देखो तो रिश्ते दोस्तों बिगड़ते ही चले गए। पहले आपका मुंबई टेरर अटैक, फिर आपका पठानकोट टेरर अटैक, फिर पुलवामा टेरर अटैक, उसके बाद मोदी सरकार ने JNK का जो स्पेशल स्टेटस था अगस्त 2019 में खत्म कर दिया, आर्टिकल 370 को यहां पे हटा दिया गया, 35A के अंदर की ताकतों को खत्म कर दिया गया। तो अब कुछ ऐसे हालात हो गए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ना ही कोई पॉलिटिकल कांटेक्ट है, ना ही कोई ट्रेड कांटेक्ट है, ना ही कोई ट्रेवल कांटेक्ट है बाय एयर, रोड और रेल, ना ही एक दूसरे के हाई कमिश्नर्स परमानेंट बेसिस पे कंट्रीज में डिप्लॉयड है। मतलब हालात इंडिया पाकिस्तान के बायलिटरली बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। ओके, अब इस बीच में आगे आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इंडिया में आने वाले हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है गोवा में, उससे देखिए ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि यही बिलावल भुट्टो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में इंडिया के अगेंस्ट बहुत कुछ बोल चुका है, ठीक है ना। तो अब यहां पे ऑथर क्या बता रहा, सुहासिनी हैदर जी यहां पे लांबा की वर्ड्स में बता रही है कि भारत सरकार की अभी की जो पॉलिसी है वो गड़बड़ चल रही है। ये जो नामा है सतेंद्र लांबा, इन्होंने 6 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया 1984 से लेकर 2014 तक। उसका जो 7वें प्रधानमंत्री है मोदी जी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट चाहते हैं। देखिए कोई भी लीडर इंक्लूडिंग मोदी जी चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट रहे, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट रहेगा तो रिश्ते पीसफुल रहेंगे, तो आप अपनी इकोनॉमी पे, आप अपने डेवलपमेंट में ध्यान कर सकते हो। अब आए टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं तो इंसान वो टेररिस्ट अटैक देखेगा या डेवलपमेंट इकोनॉमी का काम करेगा। तो मोदी जी ने कोशिश बहुत की कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को अच्छा किया जाए। दिसंबर 2015 में वो लाहौर गए एक सरप्राइज विजिट पे, लेकिन उनके 1 महीने बाद ही जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पे अटैक हो गया पाकिस्तान की तरफ से। अब ये अटैक उनकी सरकार ने नहीं कराया, वहां के टेरर ग्रुप्स ने कराया, बट सरकार करे क्या, सरकार की चलती नहीं टेरर ग्रुप्स के ऊपर। भारत सरकार तो पाकिस्तान की सरकार से बोलेगी ना तुम रोको, पाकिस्तान की सरकार के हाथ में ताकत ही नहीं, वो बोलेगा मिलिट्री सारी ताकत लेके बैठी है। अब पाकिस्तान सरकार ओपनली तो बोल नहीं सकती कि मैं बेवकूफ हूं, कि मेरे पास ताकत ही नहीं, मिलिट्री लेके बैठी, तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं भाई इंडिया का जो इल्जाम है वो गलत है। तो कुल मिलाकर रिश्ते यहां पे बहुत ज्यादा खराब हैं। हालांकि उसके बावजूद भी सतेंद्र लांबा जी ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने भी बैक एंड चैनल से पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की है। जैसे कि ओवरऑल पहले सतेंद्र लांबा से बोला गया कि बैक एंड से आप पाकिस्तान में जाइए बात करिए, लेकिन सतेंद्र लांबा ने जब जाने से मना कर दिया तो ओवरऑल एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान में गए, वहां पे जाके बातचीत किए। बेसिकली बैक एंड चैनल टॉक्स के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ लिंक बना रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि लड़ाई वगैरह ना हो। लेकिन अगर आप देखो तो पोस्ट बालाकोट जो हमने स्ट्राइक्स करी, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स का एक पायलट पाकिस्तान में चले गए, उनको यहां पे छुड़ाया गया। फिर ओवरऑल एक लाइव मिसाइल एक्सीडेंटली लॉन्च हो गया, पाकिस्तान की धरती पे जाके गिरा।
आज की डेट में दोस्तों जरूरत क्या है, यहां पे सुहासिनी हैदर और लांबा के हिसाब से जरूरत यह है कि भाई रिश्तों में नॉर्मैलिटी लाई जाए, जेएंडके के स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, जेएंडके में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएं, हाई कमिश्नर्स इंडिया और पाकिस्तान के एक दूसरे कंट्रीज में पोजीशनड हो, वीजास और पीपल टू पीपल टाइप्स को प्रमोट किया जाए, मतलब बड़े स्केल पे पाकिस्तान के लोग इंडिया में घूमने के लिए आए, इंडिया वाले पाकिस्तान में जाए। रिसेंटली बहुत से स्टेप्स लिए गए, जैसे होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह साहब, उन्होंने बोला कि शारदा पीठ कॉरिडोर को हम फिर से इनिशिएट करेंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो नीलम वैली है वहां पे एक टेंपल है, उसको इंडियन टूरिस्ट का एक्सेस करवाया जाएगा। तो बेसिकली सतिंदर लामा के आइडियाज को बोलते हुए सुहासिनी हैदर जी यहां पे कुछ बोल रही हैं। सुहासिनी हैदर जी का बोलना है कि आर्टिकल 370 को हटा के और 35A को हटा के भारत सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है, ऐसा यहां पे ये बोल रही हैं। अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलना है, बड़े स्केल पे आउटसाइडर्स आके जम्मू एंड कश्मीर में सेटल हो, वो तभी हो सकता है जब जम्मू एंड कश्मीर के हर तबके के लोगों का यहां पे एसेंट हो। तो बेसिकली 35A को हटा के केंद्र की सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, ऐसा ये बोल रही हैं। अगर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का जो नियम था ना कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की जो लेडीज हैं अगर वो किसी बाहर के स्टेट के आदमी से शादी कर लेती हैं तो उस केस में उनकी प्रॉपर्टी उनको नहीं मिलेगी। इस चीज को भी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था और बोला था कि भाई प्रॉपर्टी तो एक लेडी का अधिकार है, वो चाहे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर शादी करके करे या स्टेट के बाहर करे। सरकार का यह बोलना है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है हम हटा देंगे, एक बार वहां पे इलेक्शन हो जाए, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक इलेक्टेड सरकार निकल के आएगी। लेकिन ओवरऑल ये इलेक्टेड सरकार देश के बाकी स्टेट जैसे सरकारी जैसी होगी, जम्मू एंड कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस यहां पे नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली सुहासिनी हैदर जी यहां पे बोल रही हैं कि सतिंदर लांबा का आइडिया ये बोलता है कि जो सिक्योरिटी क्रैकडाउन चल रहा है पॉलिटिशियंस के ऊपर, सिविल सोसाइटी के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में, इसको बंद करना चाहिए। ये जो आप बड़े स्केल पे इंटरनेट बैन और स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगा देते हैं, इसको आप बंद करो। जर्नलिस्ट को आप टारगेट करते हो जम्मू एंड कश्मीर में, इसको बंद करो। ह्यूमन राइट्स वायलेशन मत करो। ओवरऑल ये चीजें लॉन्ग टर्म में चीजों को गड़बड़ाती हैं। अगर आपको नॉर्मैलिटी लेके आनी है कश्मीर वैली के अंदर तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। यहां तक तो सुहासिनी हैदर जी और सतिंदर लामा जी का पॉइंट है वो सही है। इसके बाद जो ये पॉइंट बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ रिश्ते इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियंस ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया। चूंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया तो पाकिस्तान की पॉलिटी में आज की डेट में किसी पॉलिटिशियन को ये हिम्मत ही नहीं है कि वो इंडिया के साथ नॉर्मैलिटी ऑफ रिलेशन की बात करे। देखिए बात यह है कि अगर आप ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते के बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर की स्टेबिलिटी की बात करो तो वो सेट नहीं बैठती। पाकिस्तान की पॉलिटिकल आर्मी एस्टेब्लिशमेंट केवल इस बात पे दम पे रहती है कि हमें कंटिन्यूअसली एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा चलाना है, और अगर रिश्ते स्टेबल होंगे भी तो भी ओवरऑल वो बैक एंड से कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे कि इंडिया अंडर से डिस्टेबलाइज हो। सरफरोश मूवी में आपने देखा था कि बाइलेटरल रिश्ते अच्छे थे लेकिन बैक एंड से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था इंस्टेबिलिटी फैलाने की। सिर्फ मूवीज की बात नहीं है, टाइम इन आप कह लो अगेन पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि हाँ वो इंडिया के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में इनस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं। फिर चाहे वो अमृतपाल सिंह के अंदर पाकिस्तान पंजाब में ये खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने की बात हो, चाहे फिर कश्मीर के अंदर टेररिज्म को प्रमोट करने की बात हो, लगातार कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से होता रहता है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट से बात करके आप क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी को खत्म कर पाओगे, ये तो देखो लॉन्ग टर्म में हो नहीं पाएगा। बेस्ट तरीका यह है कि जम्मू एंड कश्मीर को डेवलप किया जाए, हैवी डेवलपमेंटल असिस्टेंस जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाए। जम्मू एंड कश्मीर कल की डेट में आने वाले 10-15 सालों में दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप्ड इलाकों में आ जाए। जब डेवलपमेंट पहुंचेगा, जब जम्मू एंड कश्मीर बड़ा बनेगा, ऑटोमेटिकली उसका देश के साथ इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा। ओवरऑल वहां की डेमोक्रेसी में एक स्टेबल चैलेंज आएगा और जो दसियानुसी ख्यालात आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं वो हट जाएंगे। और फिर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है वो खत्म करेगा। क्योंकि जिस समय पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो इन्फिल्ट्रेशन इंडिया के अंदर आ रहा है, जो कश्मीर हमारे पास है, वैसे तो पूरा कश्मीर हमारा है लेकिन कुछ पाकिस्तान के हिस्से में भी है, तो हमारे साइड ऑफ कश्मीर में जो एलिमेंट्स पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट की मदद कर रहे हैं, अगर वो ओवरऑल दिल से इंडियन साइड पे एसिमिलेट हो जाते हैं ड्यू टू इंपेंडिंग डेवलपमेंट्स, तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा। अब ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन कितने साल में इंप्लीमेंट हो पाएगा, इंप्लीमेंट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि भाई देखिए जल्दी से जल्दी हो सके तो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट का स्टेटस है इसको आप रिस्टोर करो।
दूसरा, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एग्रीमेंट ऑलमोस्ट साइन होते होते रह गया था मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ के बीच में, इसको यहां पे रिवाइव करो। अब ये रिवाइव करने की हिम्मत ना इंडियन पॉलिटिशियंस में ना पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत मैटर करता है। हालांकि ये यहां पे सतेंद्र लांबा और सुहासिनी हैदर दोनों का ये बोलना है कि ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान में एक बायलेटरल बातचीत होनी चाहिए, बायलेटरल पॉलिटिकल रिश्ते होनी चाहिए, उससे टेररिस्ट अटैक थोड़ा रुक जाएंगे, पूरी तरीके से बंद नहीं होंगे। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होने वाला। पॉलिसी मेकर्स इस चीज के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। बोटानिकल गार्डन्स की बात की जाए, देखिए अभी अर्थ डे 22 अप्रैल को तमिलनाडु की सरकार ने एक लार्ज बोटानिकल गार्डन जिसका नाम है चेंगलपट्टू बोटानिकल गार्डन, ये सेटअप किया तमिलनाडु के अंदर। अब इसको एक बहुत वेलकम पीस ऑफ न्यूज बताया जा रहा है कमल बावा जी के द्वारा और विनीता गौड़ा जी के द्वारा। विनीता गौड़ा एसोसिएट प्रोफेसर है बायोलॉजिकल साइंसेज एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में, और वहीं पे जो कमल बावा ये प्रेसिडेंट एमरेटस हैं बेंगलुरु बेस्ड अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट आत्री में। तो ये यहां पे इस आर्टिकल को लिख रहे हैं और बोटेनिकल गार्डन्स और इनफैक्ट ओवरऑल गार्डन्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। देखिए ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो ओवरऑल ह्यूमैनिटी ने प्लांट्स को उगाना शुरू किया अभी से 11,000 साल पहले, और बेसिकली प्लांट्स को उगाने की शुरुआत एग्रीकल्चर की शुरुआत थी। उसके बाद होम गार्डन्स का जो ट्रेडिशन है वो लंबे समय से एग्जिस्ट करता है। एंशिएंट टेक्स्ट में भी लिखा है कि जो लोग रहा करते थे वो अपने घर के पास एडिबल और मेडिसिनल प्लांट्स को उगाया करते थे। केव पेंटिंग्स में और एंशिएंट टेक्स्ट में ये प्रूफ हमें देखने को मिल जाता है। तो गार्डनिंग एक मॉडर्न प्रोसेस नहीं है, इट इज अ वेरी एंशिएंट प्रोसेस। ठीक है, गार्डनिंग अर्थ की बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करता है। मॉडर्न एकेडमिक गाइडेंस अर्थ की बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करने के साथ साथ ओवरऑल हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमिस्ट को रिसर्च के लिए होस्ट करता है। जो रूलर्स की बात करो, चाहे वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के रूलर्स हो जैसे अशोक हो गया, चाहे आज की डेट के रूलर्स हो, उन सबके पास बोटेनिकल गार्डन्स हुआ करते थे। इन बोटेनिकल गार्डन्स में नेटिव प्लांट्स और दूर दराज से लाए गए पेड़ पौधों को उगाया जाता था। ओके, ये जो पैटर्न्स थे बोटेनिकल गार्डन्स के, ये इसको फंडिंग भी करते थे, बोटेनिकल कलेक्शंस को देखते थे। एक ब्यूटीफुल गार्डन, जैसे मुगल समय पे भी देखो तो गार्डन बनाने का बहुत तगड़ा ट्रेडिशन था, प्रोस्पेरिटी को दिखाता था, इक्लेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता था। 15वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोपियन एक्सप्लोरेशंस ने भी बहुत सारे एकेडमिक बोटेनिकल गार्डन्स को सेटअप किया, जैसे कि इटली के अंदर ऑर्टो बोटानिको डी पडोवा 1545 में बनाया गया। दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन 1840 में रॉयल बोटेनिकल गार्डन लंदन में क्यू नाम की जगह पे बनाया गया। ये बोटेनिकल गार्डन आज की डेट में मेजर सेंटर से रिसर्च और एजुकेशन के, और यहाँ पे टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में जाते हैं। तो कल्चरल, टूरिस्ट, इकोनॉमिकल, हर तरीके का पोटेंशियल है इन बोटेनिकल गार्डन्स का। इंडिया के अंदर जो सबसे पुराना एकेडमिक बोटेनिकल गार्डन है 1787 में बनाया गया था आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन हावड़ा कलकत्ता में, और कलकत्ता में ही है आपका बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस गार्डन है बोटेनिकल गार्डन 109 हेक्टेयर्स का है, और कलकत्ता के अंदर चूंकि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर्स है, तो बेसिकली बोटेनिकल सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन के रिस्पेक्ट में कलकत्ता इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन जाता है। अब एक सवाल उठता है कि इंडिया के अंदर कितने बोटेनिकल गार्डन है, तो प्रॉपर तरीके से इस चीज को डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, बट 10 से 35 लगभग बोटेनिकल गार्डन है इंडिया के अंदर। ओके, बोटेनिकल गार्डन्स बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होते हैं प्लांट एक्सप्लोरेशन के लिए, डिस्कवरी के लिए, रिसर्च के लिए और बायोडाइवर्सिटी आउटरीच के लिए। लेकिन इंडिया के बोटेनिकल गार्डन्स को उस लेवल पे पर्सपेक्टिव और इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है जिस तरह लेवल पे दुनिया भर को दी गई। अगर आप इंडिया के बोटेनिकल गार्डन्स की बात करो जो कि रिसर्च पर्पसेस के लिए प्लांट्स को मेंटेन करते हैं, तो बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जांपल बोटेनिक गार्डन ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का गार्डन उत्तर प्रदेश में, फिर केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिक बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट पलोद केरला में, फिर एजेसी इंडियन बोटेनिक गार्डन, और अभी रिसेंटली KSCST मालाबार बोटेनिक गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेस कोझिकोड केरला में। ये कुछ गिने चुने बोटेनिकल गार्डन है इंडिया के अंदर जहां पे गार्डन से रिलेटेड एजुकेशन प्रोग्राम और प्लांट एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर एग्जैक्टली एकेडमिक और रिसर्च पर्पसेस के रिस्पेक्ट में बोटेनिकल गार्डन्स बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। हमें बड़े स्केल पे इन बोटेनिकल गार्डन्स को बनाने की जरूरत है। इंडिया वन ऑफ दोज कंट्रीज है जहां पे हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की। एक एस्टिमेटेड 18,000 से 20,000 प्लांट स्पीशीज इंडिया के अंदर पाई जाती है, और प्लांट्स स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है डाइवर्स इकोलॉजिकल कम्युनिटीज के। प्लांट्स हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में प्लांट्स मदद करते हैं। हमारी स्पिरिट्स, अगर आप चलते चलते पेड़ पौधे देखोगे, ग्रीनरी देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली अंदर से अच्छा लगेगा। ओके, इस बढ़ते अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट में गर्म होती दुनिया में प्लांट्स डेफिनेटली एक रिस्पाइट की तरफ हमारे सामने आते हैं,
और चूंकि बड़े स्केल में प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं तो बोटेनिकल हेरिटेज और मेडिसिनल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज सब इनके साथ एसोसिएटेड है। हमारे जो साइंटिफिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने प्लांट बायोलॉजी के बहुत से एस्पेक्ट्स को निगलेक्ट किया, सबने नहीं निगलेक्ट किया। कुछ लोगों ने प्लांट की टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटरेक्शंस, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्ट्रेच बायोलॉजी सब पे काम भी किया है, बट ज्यादातर ने काम नहीं किया। तो इस हिसाब से देखो तो तमिलनाडु के अंदर जो स्टेप लिया गया है कि 300 करोड़ का चिंगलपट्टू बोटेनिकल गार्डन सेटअप किया गया कदम्बूर विलेज, चिंगलपट्टू, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में। ये 138 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, इंडिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन होगा। ये अपने आप में एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। इस पर्टिकुलर गार्डन के अंदर पोटेंशियल है कि ये मेजर सेंटर बन सकता है फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ और प्लांट वेल्थ का, सेंटर फॉर रिसर्च, एजुकेशन, सिटीजन साइंस एंड आउटरीच इन प्लांट बायोलॉजी का, और कंजर्वेशन के रिस्पेक्ट में आगे आने वाले समय में प्लांट कंजर्वेशन में एक मेजर वॉइस की तरह यह काम करेगा। और इस पर्टिकुलर चिंगलपट्टू बोटेनिकल गार्डन को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा लंदन क्यू के रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स के द्वारा। तो की पार्टनर फॉर टेक्निकल एक्सरसाइज कौन है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन है चिंगलपट्टू के लिए। अगर आप लंदन के क्यू गार्डन्स की बात करो तो दे आर इंडिस्प्यूटेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड सोफिस्टिकेटेड बोटेनिकल गार्डन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स जो इंडिया के अंदर काम करते हैं वो इस लंदन के क्यू बोटेनिकल गार्डन से सीख के आए हैं, और इसके बेसिस पे और भी बहुत से गार्डन्स इवॉल्व हुए हैं। जैसे पास्ट 2 डिकेड्स में सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया में बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स बनाए गए जिन्होंने नए स्टैंडर्ड सेटअप किए रिसर्च और आउटरीच प्रोग्राम में। इसी प्रकार के नए स्टैंडर्ड्स को सेटअप करके हमारे चिंगलपट्टू बोटेनिकल गार्डन को भी वंडर्स करना है। इस प्रकार के गार्डन्स के साथ कोलैबोरेशन करके हम इमेंसली बेनिफिशियल स्टेप्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने बोटेनिकल गार्डन चिंगलपट्टू को इंप्रूव कर सकते हैं और ओवरऑल इसके जैसे और बोटेनिकल गार्डन्स इंडिया के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है भाई। फिर ये भी बोला जा रहा है कि हमारे सम्राट अशोक ने भी इस प्रकार के बोटेनिकल गार्डन्स को लगाया था, इनका ये फायदा है वो फायदा है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। फिर नेक्स्ट, टेरर ऑन द रोड, इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स कश्मीर स्ट्रेटजी। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, जो पहले मैंने डिस्कस किया वही है। 20 अप्रैल को अनफॉर्चुनेटली रजौरी पूंछ सेक्टर में अटैक हुआ, 5 जवान हमारे शहीद हो गए। इनक्लीमेंट वेदर, जब वेदर खराब था तब ये अटैक किया गया। किसने ये अटैक किया, कौन टेररिस्ट एफिलेटेड, किस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से वो एफिलेटेड थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, तब तक ये पता नहीं चल पाया। एक बहुत भारी काउंटर इंसर्जेंसी पेट्रोल लॉन्च किया गया है भिम्बेर गली पूंछ रजौरी सेक्टर में, वो इस समय चल रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी हैं। बचेंगे तो नहीं है टेररिस्ट, बट ये न्यूज़ बहुत अनफॉर्चुनेट है और खासकर ये तब आई है जब G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मई में होने वाली है कश्मीर में। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी SCO की मीट करने के लिए गोवा में आ रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान एंगेजमेंट होगा। देखिए इंडिया पाकिस्तान एंगेजमेंट आज के हालात में आसान है नहीं। ओके, और लगातार पिछले कुछ सालों में हमने कश्मीर की वैलीज में अटैक्स यहां पे देखने को देखे। जैसे जनवरी 1 को भी इसी रजौरी सेक्टर में अटैक हुआ था, 7 सिविलियंस की मौत हो गई थी। और यहां पे एक आर्मी व्हीकल के ऊपर अटैक हुआ, जल्दी से इस आर्मी व्हीकल के पास बैकअप नहीं आ पाया, ये भी अपने आप में एक सीरियस कंसर्न की बात है। तो अपने आप में जो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 का, जिसने हमारी नेशनल एथोस को हिला के रख दिया था, कुछ कुछ उस तरीके की याद दिलाता है ये। CRPF के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ था जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। इस बात को लेकर भी रिसेंटली कंट्रोवर्सी बहुत हुई है। सत्यपाल मलिक ने बोल दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से फ्लाइटें मांगी गई थी, फ्लाइटें दी नहीं, रोड से भेजा गया और उसकी वजह से अटैक हो गया। काफ़ी पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में हो चुकी है यहाँ पे। अभी के लिए इंडियन इंटेलिजेंस कह रही है कि ये जो अटैक हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, यहाँ पे जैश ए मोहम्मद का रोल है। अब ओवरऑल जो पुलवामा अटैक था उसमें भी जैश ए मोहम्मद का रोल था, और जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को बालाकोट पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स ने उड़ा दिया था। यहाँ पे क्या होने वाला है, लेट्स सी, हम देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। बातचीत तो चल रही, वैसे तो अभी जैश ए मोहम्मद का रोल 100% प्रूव नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं होता। फिर नेक्स्ट, वीटो बाय साइलेंस। भाई सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस S मुरलीधर का नाम रिकमेंड किया है चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, और ये 8-9 पहले रिकमेंड किया था, 8-9 महीने पहले। और 8-9 महीने पहले से इस पर्टिकुलर प्रपोजल को यूनियन गवर्नमेंट ने पेंडिंग रखा है। यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपॉइंट ही नहीं किया। अब फाइनली जस्टिस S मुरलीधर चीफ जस्टिस नहीं बनाए जाएंगे मद्रास हाई कोर्ट के, जस्टिस SV गंगापुर वाला बनाए जाएंगे, जो कि अभी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जज हैं, और इनको चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है मद्रास हाई कोर्ट का। खास बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MN भंडारी साहब अभी से महीनों पहले रिटायर हो चुके हैं, और उसके बाद से
बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिना एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट काम कर रही। मद्रास हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जस्टिस जस्टिस टी रजा, ही इज वर्किंग एज द एक्टिव चीफ जस्टिस। वो परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं है, क्योंकि परमानेंट चीफ जस्टिस के तौर पे एस मुरलीधर अपॉइंट किए गए थे, लेकिन इनको सरकार ने अपॉइंट ही नहीं किया। कॉलेजियम ने एस मुरलीधर को रिकमेंड किया, केंद्र की सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, केंद्र की सरकार ने इनके अपॉइंटमेंट को पेंडिंग रखा। फिर अब जाके चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है गंगा पुरवाला को। तो बेसिकली कौन जीता यहां पे? केंद्र की सरकार जीत गई, एग्जीक्यूटिव जीत गया, क्योंकि जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास कोर्ट अपॉइंट किया कॉलेजियम को, उसको तो पेंडिंग रखा केंद्र की सरकार ने। तो अब कॉलेजियम ने दूसरा अपॉइंट कर दिया गंगापुर वाला, और तब तक 8-9 महीने तक मद्रास हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है? जो सीनियर मोस्ट जज है। तो बेसिकली यहां पे कॉलेजियम की रिकमेंडेशंस को स्किप कर रहा है एग्जीक्यूटिव, ये यहां पे बताया जा रहा है। ओके, अब खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि मद्रास हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं टी रजा, जो पिछले 8-9 महीने से मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की तरह काम कर रहे हैं, इनका ट्रांसफर कर दिया गया था राजस्थान हाई कोर्ट में, लेकिन इन्होंने अर्जी डाली कि मुझे राजस्थान ना भेजा जाए। 24 मई 2023 को इनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो ये एक्टिंग तो मतलब खिचड़ी सी पकी हुई है। जो इस समय पे सीनियर मोस्ट जज है मद्रास हाई कोर्ट का, उसको राजस्थान हाई कोर्ट भेजा गया, वो राजस्थान हाई कोर्ट नहीं किया, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बना हुआ है मद्रास के अंदर, मद्रास हाई कोर्ट में। ओवरऑल एमएन भंडारी जो कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके रिटायर होने के बाद मुरलीधर जो कि उड़ीसा हाई कोर्ट में काम कर रहे थे, उनको मद्रास की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना के भेजने की बात की गई। कहां पे? मद्रास हाई कोर्ट में, लेकिन उनको जाने नहीं दिया, केंद्र की सरकार ने अपॉइंटमेंट ही एक्सेप्ट नहीं किया। तो ओवरऑल यहां पे 3 इंपॉर्टेंट जजेस के अपॉइंटमेंट को एग्जीक्यूटिव ने परपेचुअल वेटिंग में रख रखा था, और एंड में कॉलेजियम को एग्जीक्यूटिव की बात माननी पड़ गई। ठीक है ना? अभी फाइनली कॉलेजियम ने डिसाइड किया कि नहीं, गंगापुर वाला मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, और ओवरऑल इनको बनना ही पड़ेगा। टी रजा जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं, भले ही आप इनको भेजो मत राजस्थान में, लेकिन तब भी ये चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, चीफ जस्टिस तो यहां पे गंगापुर वाला ही बनेंगे। तो कॉलेजियम यहां पे सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि ये तुरंत करो। अभी सरकार करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं, लेकिन यहां पे एक व्यू पॉइंट ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली में केंद्र की सरकार के पास ये ताकत है कि वो कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को लंबे समय तक रोक पा रहा है, और रोकने का बस एक तरीका है इनएक्शन। एक्शन नहीं ले रही सरकार, जो भी रिकमेंडेशन भेजी जा रही है कॉलेजियम के द्वारा, उसको लंबे समय तक पेंडिंग रखती है केंद्र की सरकार और एग्जीक्यूटिव। और इसके बेसिस पे ओवरऑल फिर से इस डिबेट की हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस, इन 3 जजेस केस के बाद कॉलेजियम ने अपने पास ताकत तो ले ली जुडिशरी को अपॉइंट करने की, और एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के 2014 में ताकत को अपने पास रखा, लेकिन एक्चुअली में यहां पे एक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम वर्सेस केंद्र की सरकार के बीच में। क्योंकि कॉलेजियम जो रिकमेंडेशंस देता है जजेस के अपॉइंटमेंट के, उनको बहुत लंबे समय तक बहुत से रिकमेंडेशंस को केंद्र की सरकार पेंडिंग रखती है। तो टेक्निकली जजेस को अपॉइंट करने की ताकत तो कॉलेजियम के पास है, लेकिन वो ताकत पूरी तरीके से कॉलेजियम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि लंबे समय तक इन एक्शन के बेसिस पे इन जजेस के अपॉइंटमेंट को अप्रूव ही नहीं किया जाता है केंद्र की सरकार के द्वारा। समझ गए? तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट्स कॉलेजियम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये कन्फ्रंटेशन आगे भी चलता रहेगा जब तक कोई प्रॉपर प्रिसाइज इनिशिएटिव नहीं आ जाता, जिससे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से जजेस का अपॉइंटमेंट हो। केंद्र की सरकार चाहेगा कि अपॉइंटमेंट उनके हाथ में हो, जुडिशरी ऐसा होने नहीं देगी। तो अभी के लिए क्लियर नहीं है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ, थोड़ी लंबी हो गई है बट काम की चीजें थी। हैव अ ग्रेट डे। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।